गुड इवनिंग एवरीवन। आज से अपनी रसशास्त्र वैशज्य कल्पना की पेड क्लासेस शुरू हो रही है। तो अब आप लोग पढ़ने वाले और मैं पढ़ाने वाला बस। ठीक है, पिछली जो डेमो क्लासेस थी वो सबके लिए थी, पब्लिक थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एकदम आराम आराम से सब कुछ। अब मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, पहले तो मैं वो बताता हूँ। अपना टारगेट रहेगा कि जनवरी मिड या जनवरी एंड तक रसशास्त्र वैशज्य कल्पना की सब्जेक्ट की सारी क्लासेस ले ले अपन। ठीक है, कंप्लीट कर ले सिलेबस। सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होती है। पहली द्रव्य गुण, दूसरी रसशास्त्र वैशज्य कल्पना, तीसरी पैथोलॉजी या रोग एवं विकृति विज्ञान, और चौथी चरक पूर्वार्ध। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती है रसशास्त्र और डीजी। रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना 400 नंबर की है, जिसमें 100 नंबर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है और 200 नंबर का प्रैक्टिकल है। डीजी में भी सेम चीज़ है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 100 नंबर का और 200 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, और इसके अलावा पैथोलॉजी में भी 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, और 100 नंबर का उसका प्रैक्टिकल है। और लास्ट बचती है चरक पूर्वार्ध, उसमें 100 नंबर का तो पेपर है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। इस तरह से टोटल 1250 नंबर आपके सेकेंड ईयर में होते हैं, जिनमें से रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट 400 नंबर का होता है। बहुत मार्किंग सब्जेक्ट है, खूब अच्छे से नंबर आते हैं इसमें बच्चों के। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी 170 180 आराम से आ जाते हैं, तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आज से अपनी मेन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब रसशास्त्र वैशज्य कल्पना 2 सब्जेक्ट है, रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना, जिनमें भी पेपर फर्स्ट है रसशास्त्र और पेपर सेकंड है वैशज्य कल्पना। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले रसशास्त्र से। अब कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं सीधे मेन स्ट्रीम में चल जाते हैं कि हाँ इसमें ये योग हैं, ऐसे ऐसे पढ़ना है। नहीं, पहले अपन उसका बेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे पेपर सेटर है या फिर अपने सिलेबस बनाने वाला है, उसने भी सिलेबस बनाने का एक तरीका बनाया है कि सबसे पहले उसने क्या बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट की मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ उस सब्जेक्ट का, किसने लिखी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। ठीक है, किस किस चीज़ के बारे में अपन ने उसमें पढ़ा है, तो इतिहास पार्ट सबसे पहले कवर किया है। फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ का भी अपन को पता होना चाहिए, क्या क्या अपन ने इसमें टर्म्स यूज किए हैं। जैसे होते हैं ना साइंस में, आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे कोई कोई डिजीज़ की स्पेसिफिक टर्म होती है, जैसे कि अपन बोलते हैं किसी के सांस तेज़ी से आ रही है, तेज़ सांस ले रहा है, तो उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला, टेकिपनिया। ठीक है, ऐसे ही सांस कम चल रही है, ब्रेडिपनिया। ऐसे ही या हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट अगर 100 से तेज़ हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया। ठीक है, कम हो रही है 70 से 60 से तो उसको बोल दिया ब्रेडिकार्डिया। तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हो गई। ऐसे ही रसशास्त्र की भी कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, अपने परिभाषा प्रकरण, या जिसमें अपन टेक्निकल टर्म्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर अपन योग बनाते हैं कोई भी, तो उसमें काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि उसमें कभी बार पंचगव्य भी डालते हैं, किसी में क्या बोलते हैं पंच लवण डालते हैं। तो इन द्रव्यों के जो ग्रुप्स होते हैं एक सिमिलर टाइप के, उनके बारे में भी अपन को पढ़ना जरूरी। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने द्रव्य वर्ग बता दिया। चौथा पॉइंट फिर क्या आता है, अब कोई भी कल्पना आप तैयार करोगे, कोई भी फॉर्मूला आप तैयार करोगे, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ पात्र चाहिए होंगे, कुछ उपकरण चाहिए होंगे, यंत्र चाहिए होंगे। तो उनके बारे में अपन यंत्र उपकरण और पात्रों के बारे में अपन पढ़ेंगे चौथे पॉइंट में। ठीक है, फिर उसके बाद मेन अपन आते आते हैं पारद टॉपिक पे। आप पारद क्यों पढ़ा, जो रस शास्त्र है उसमें रस जो है वर्ड वो पारद के लिए आया है। मेनली अपन रस शास्त्र में पारद पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अपन पारद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एसोसिएटेड चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो 5वें नंबर पे पॉइंट क्या है, पारद, उसकी पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट का पार्ट ए 50 नंबर का आपका कवर हो जाता है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इतिहास, फिर उसके बाद परिभाषा प्रकरण, फिर द्रव्य वर्ग, फिर यंत्र उपकरण, इनके बारे में अपन पढ़ लेंगे, और लास्ट में पारद की पूरी डिटेल्स, पारद के जो है अपने बेसिक क्या है पारद उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके प्रकार, उसके पर्याय, उसके प्राप्ति स्थान पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पारद के अपन संस्कार पढ़ लेंगे, जाना मूर्छना पढ़ लेंगे, पारद के बंध पढ़ लेंगे, फिर पारद के अष्ट और अष्टादश संस्कार पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर पारद की विभिन्न कल्पनाएं, 4 प्रकार की कल्पनाएं होती है, खलवीय, परपटी, पौटली और कुपीपको। इन चारों कल्पनाओं के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना पेपर फर्स्ट का पार्ट ए होगा। फिर पार्ट बी में महारस, सुप्रस, साधारण रस, रत्न उपरत्न, धातु उपधातु, ठीक है, विष, सुधा, सिक्ता वर्ग, ये सब चलेंगे अपने पूरे। इसके अलावा जीएमपी एक्ट है ना, और उसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, ये
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट DCA, इन सब चीज़ों को अपन पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं पार्ट ए। आज कोशिश करेंगे अपन इतिहास इसका आज में पूरा कर लें। छोटा टॉपिक है और लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जनरली 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए रसशास्त्र के इतिहास बताइए, या फिर क्वेश्चन आ जाए रसेश्वर दर्शन का वर्णन कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपन बात करें अगर सलेबस की, तो सलेबस के पहले जो पार्ट है, पहला पॉइंट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? डेफिनेशन एंड इटमोलॉजी ऑफ रस, यानी रस की परिभाषा एवं व्युत्पत्ति रस शब्द की। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र कि ये रसशास्त्र सब्जेक्ट आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इससे रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रसौषधि, मतलब पारस से बनी औषधियों की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन, कि रस का जो कॉन्सेप्ट है और रसायन का जो कॉन्सेप्ट है उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर रसेश्वर दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट कॉन्सेप्ट अपन कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रसमंडप, रसशाला और रसमंडप का सिद्धांत। सबसे पहले अपन बात करें रस शब्द के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया हुआ है डेमो क्लास में भी, और थोड़ा अपन अब वापस जानते हैं कि रस शब्द की रसशास्त्र के संदर्भ में क्या अपन देखते हैं। तो पहला श्लोक है रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते, कि जो पारद है वो स्वर्ण रजत आदि सभी धातुओं को खा जाने से इसे रस कहते हैं, ठीक है। रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते, जो सभी धातुओं को खाने की क्षमता रखता है उसे रस कहते हैं, जो कि कौन है? पारद है, ठीक है। फिर एक और श्लोक आता है जो आता है रसायनों में, मम देह रसो यस्मात् रसस्ते नाम उच्यते, मतलब मम देह रस है, यहाँ किसके लिए आया? ये शिव जी के लिए। तो शिव के शरीर का वीर्य होने के कारण पारद को रस कहते हैं, ठीक है। तो ये रस की उत्पत्ति हो गई बेसिक। अब अपन आगे बात पढ़ते हैं रस शास्त्र की परिभाषा के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है रस की निरुक्ति में। कुछ लोग कहते हैं कि जो जरा व्याधि और ना नाशक होता है, जरा व्याधि नाशक जो होता है उसको ही अपन रस कहते हैं या पारद कहते हैं, ठीक है। या फिर पारद का सेवन करने से व्यक्ति को जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, ठीक है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग नहीं होता है, इसलिए उसे रस कहते हैं। ये भी एक निरुक्ति आ जाती है। अब रसशास्त्र की परिभाषा अपन बात करें तो रस उपरस लोहानी यंत्राधिकरणानि च शुद्धि अर्थमपि लोहानाम तंत्राधिकरणानि च शुद्धि सत्वम द्युतिर्भस्मकरणम च प्रवक्ष्यते, यानी धातुओं को अपने में आत्मसात करने की शक्ति के कारण ही पारद को क्या कहा जाता है? रस कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इस शास्त्र के अंतर्गत रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न उपरत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, विष, क्षार वर्ग, ठीक है, रक्त वर्ग, इन सब की जो है अपन विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उसके लिए यंत्र उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो यंत्र, पुट, उपकरणों की संरचना, उनके काम करने का तरीका, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। पारद का डिटेल पर वर्णन अपन देखते हैं, पारद के संस्कार, पारद की जारणा, मूर्छना, इन सब के बारे में। धातुओं के शोधन, मारण, अमृतीकरण वगैरह अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन क्या पढ़ते हैं? धातुओं की शुद्धि, सत्व, द्रुति, भस्म निर्माण, पिष्टि, इन सब विषयों का अपन सविस्तार वर्णन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है अपने कि रस शास्त्र का जो है अपने सिद्धांत बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में कि रस शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये जो परिभाषा है यही रस शास्त्र के सिद्धांत भी है। क्या है रस शास्त्र के सिद्धांत? जिसमें अपन रस, महारस, उपरस, साधारण रस, इन सब की डिटेल में जब अपन स्टडी करते हैं वही रस शास्त्र के सिद्धांत है। अगर आपसे कोई 10 या 20 नंबर में रस शास्त्र के सिद्धांत पूछ ले तो इन सभी चीज़ों का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आपको देखना, मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं, इनका सबका वर्णन करना है। जैसे कि आप ये बता सकते हो रस के बारे में बता दिए कि पारद के बारे में, पारद इतने प्रकार का होता है, पारद ऐसा होता है, पारद के ये योग होते हैं, इनका ये उपयोग होता है। पहले पारद का थोड़ा सा बता दिया, फिर उसके बाद महारस, उपरस, साधारण रस के नाम लिख दिए और उनका जो बेसिक उपयोग है वो लिख दिया। फिर उसके बाद रत्न, उपरत्न, धातु, उपधातु, इनके बेसिक जो फंडामेंटल उपयोग है अपन करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट योग होते हैं, उनके बारे में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में लिख दिया। इस तरह से आपका आराम से 3-4 पेज का एक मैटर बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है और आप उन सभी को रस शास्त्र के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है।
अब अपन आगे बात करते हैं रस शास्त्र के इतिहास के बारे में। अब कोई भी सब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई इतिहास ज़रूर होता है, तो रस शास्त्र का भी है। तो रस शास्त्र का वर्णन आयुर्वेद में वेद में सही, जैसे आयुर्वेद में वेद और संहिता दो परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कुछ चीज़ें जो होती है वो वेद से उठाई गई है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो विभिन्न संहिताओं से उठाई गई है। ठीक है, वेद अपन जानते हैं चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें से जो अथर्ववेद है वो आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद को उसका उपवेद माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद का। तो आयुर्वेद में वेद और संहिता दो परंपराओं का उल्लेख मिलता है। अब वेदों की परंपरा में क्या बताया गया है कि जो रुद्र यानी भगवान शिव थे उनको रसशास्त्र का प्रथम चिकित्सक माना जाता है, रस चिकित्सक। जो रसशास्त्र का जो रसौषधि लिखते हैं ना, उन चिकित्सकों को अपन क्या बोलते हैं, रस चिकित्सक। ठीक है, तो जो वैदिक परंपरा थी उसमें ये माना गया है कि जो भगवान शिव हैं वो प्रथम रस चिकित्सक माने गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार आयुर्वेद में संहिताओं में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा माना गया है, उसी प्रकार रस ग्रंथों में भगवान शिव यानी रुद्र को रस विद्या का प्रथम उपदेष्टा माना गया है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि आयुर्वेद के अपन नॉलेज देखते हैं तो आयुर्वेद का स्मरण किसने किया था, ब्रह्मा जी ने। तो प्रथम उपदेष्टा कौन हुए, ब्रह्मा जी हुए। उसी प्रकार रस शास्त्र का पहली बार जिसने वर्णन किया, पहली बार जिसने रस शास्त्र सब्जेक्ट से परिचय करवाया दुनिया का, वो कौन थे, भगवान शिव। तो यहाँ पे यही बता रखा है। फिर आगे क्या बोलते हैं, वैदिक काल में मुख्य रूप से काष्ठ औषधियों का प्रचलन था। मतलब पहले क्या होता था कि जो अपने पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनसे जो अपन प्राप्त करते थे, चाहे वो छाल प्राप्त करते हो, चाहे मूल उनके, चाहे तना या चाहे पत्तियाँ हो, चाहे फल हो, उनका ही प्रयोग करते थे अपन। तो उन्हीं का जहाँ तक ज़्यादातर प्रचलन चलता था। ठीक है, साथ ही रसशास्त्र का भी स्वरूप भी उस काल में आरंभ होता है। क्यों, क्योंकि चार प्रकार की चिकित्साएं बताई गई है उस समय की। कौन सी, आर्थवर्णी, अंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। इनमें से जो देवी प्रकार की चिकित्सा थी वो रसशास्त्र से रिलेटेड या रस चिकित्सा से रिलेटेड थी। उसमें पारद का वर्णन या फिर धातु उपधातु इनका वर्णन आता था। ठीक है, अब रसशास्त्र सब्जेक्ट में मुख्य रूप से 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और सिद्धियाँ आपने पढ़ी, अष्ट प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। ठीक है, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व, जशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो इनका वर्णन मिलता है। और चरक संहिता शारीर स्थान जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऋषियों के अष्ट ऐश्वर्य का वर्णन आता है। ठीक है, वो भी अपन बात करेंगे आगे। फिर जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, उनको पाने के तरीके दो प्रकार के बताए हैं, मंत्र और तंत्र। अब मंत्र और तंत्र ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सीरियल देखा हो, देवों के देव महादेव, उसमें दो तरह के संप्रदाय वाले हैं, विष्णु संप्रदाय और शिव संप्रदाय वाले। विष्णु संप्रदाय वाले क्या होते थे, साफ़ सुथरे रहते थे, यज्ञ हवन करते थे। ठीक है, मतलब शुचि का वो पूरा ध्यान रखते थे और मतलब एक सिस्टमेटिक नियम से चलने वाले होते थे। ठीक है, जबकि शिव जी को हमेशा ये माना गया है कि वो प्रेतों के साथ रहते थे, शमशान में रहते थे। ठीक है, इसके अलावा उनके कोई नियम, कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन उनके कुछ थे नहीं। तो वो दूसरे टाइप के हो गए, वो तंत्र टाइप के हो गए, तांत्रिक टाइप के। तो मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी है अगर किसी को, तो उसको एक तरह से वैष्णव टाइप संप्रदाय का फॉलो करना पड़ता था कि उनको नियमों से बंधे रहना पड़ता था। ठीक है, उनको फिर ज़्यादा उनके साथ आज़ादी नहीं होती थी, उनको बस एक ही सिस्टमेटिक रूल फॉलो करना होता था कि आपको ये यज्ञ करने हैं, आपको ऐसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको ऐसे शुचि रहना है। ठीक है, साफ़ सुथरा रहना है, स्नान आदि करके। ठीक है, निवृत्त रहना है, स्त्रियों से मतलब डिस्टेंस रखनी है। ये सब जो नियम कायदे थे वो मंत्र में थे। तंत्र में ऐसे कोई नियम कायदे नहीं थे, बस आपको जो है सिद्धि प्राप्त करनी है। ठीक है, बस यही था। यहाँ पे तंत्र और मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के बारे में बता रखा है इस प्रकार से। फिर आचार्य चरक ने योगियों को सिद्ध करने वाले 8 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन किया। ये मैंने आपको बता दिया, चरक शारीर स्थान 1 में इसका वर्णन है। फिर योग शास्त्र में तप, ज्ञान, समाधि के साथ औषधि को भी सिद्धि प्राप्ति का साधन माना गया है। ठीक है, इस प्रकार औषधियों में रसशास्त्र के प्रमुख द्रव्य पारद का स्थान सर्वप्रथम है। यानी जो रस औषधियाँ हैं ना जितनी भी हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, पारद है। क्यों, क्योंकि पारद सभी जो धातुएं उपधातुएं सभी द्रव्य हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति रखता है, इसलिए यहाँ पे पारद को सबसे श्रेष्ठ बताया है। फिर यहाँ पे आगे अपन बात करें, तंत्र शब्द चरक संहिता में आयुर्वेद विद्या, शाखा, सूत्रादि शब्दों के पर्याय के रूप में माना गया है।
अब तंत्र जो अपन बोलते हैं किसी भी चीज़ का, कि जैसे अग्निवेश तंत्र है, तंत्र मतलब एक सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें अपन पूरी किसी सब्जेक्ट की पूरी डिटेल के बारे में मतलब डिटेल में स्टडी करते हैं, विस्तृत रूप से स्टडी करते हैं, वो तंत्र होता है, ठीक है। तो तंत्र शब्द चरक संहिता में आयुर्वेद विद्या, शाखा, सूत्र आदि शब्दों के पर्याय के रूप में माना गया है। मंत्र का संबंध ब्रह्मा एवं तंत्र का संबंध शिव से माना गया है। वही मैंने बताया ना, जैसे कि विष्णु संप्रदाय और शिव संप्रदाय मैंने उपमा की तरह बताया, कि एक एग्जाम्पल की तरह बताया। तो यहाँ पे मंत्र का संबंध ब्रह्मा से, मतलब शुचि वगैरह ये सब, और तंत्र का संबंध शिव से माना गया है, ठीक है। फिर दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक है। रसशास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन भी नाथ एवं 84 सिद्धों में से एक थे। नाथ संप्रदाय के थे और 84 सिद्धों में से एक थे, ठीक है। सभी नाथों में प्रथम कौन है? आदिनाथ, और जो स्वयं शिव स्वरूप है, मतलब सभी नाथों में सबसे पहले कौन है? शिव जी के स्वरूप आदिनाथ है, ठीक है। जो लोग भगवान शिव के समान कानों में कुंडल डालने लग गए उन्हें नाथ संप्रदाय कहा जाने लगा, और जो शिव के समान कपाल लेकर चलते थे उन्हें कपालिक संप्रदाय कहा जाने लगा। मतलब दो प्रकार के संप्रदाय इसमें चलने लग गए, एक कानों में कुंडल डालने वाले जिनको कहा गया नाथ संप्रदाय, और एक जो शिव जी की तरह जैसे कपाल क्या होता है, वो जो खोपड़ियाँ होती है ना, खोपड़ियों की माला जो पहनते थे, तो उनको क्या बोलने लगा? कपालिक संप्रदाय कहा जाने लगा, ठीक है। पारद का संबंध शिव से और अभ्रक का संबंध पार्वती से माना गया। इसके रिलेटेड एक कहानी चलती है शिव जी पार्वती जी वाली, जो अपन पारद प्रकरण पढ़ेंगे तब उस कहानी के बारे में अपन बात करेंगे। फिर सूक्ष्म दृष्टा ऋषियों ने पारद व आत्मा को समान माना है, मतलब जो जिन ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, उन्होंने क्या है, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पारद और आत्मा में बहुत कुछ समानताएं हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। फिर प्राचीन रसाचार्यों ने रस विद्या के 3 प्रकार बताए हैं, धातुवाद, देहवाद और चिकित्सावाद। मतलब उन्होंने ये बता रखा है कि पारद का आप 3 तरह से यूज कर सकते हो। पहला धातुवाद ये क्या बताता है कि जो अपने लोहा आदि जो चीप मेटल्स होती हैं, जो सस्ती धातुएं होती है, उनको संस्कारित करके या उनके ऊपर प्रयोग करके उनको स्वर्ण, रजत आदि जो एक्सपेंसिव या कीमती धातु हैं उनमें बदलना क्या कहलाता है? धातुवाद कहलाता है। मतलब सस्ती धातुओं से जो है आप कीमती धातुओं में, रत्नों में, उपरत्नों में इसको बदल रहे हो पारद को, तो वो धातुवाद हो गया। देहवाद क्या होता था? पहले आपने सुना होगा जैसे कि राक्षस होते थे वो हवा में उड़ते थे, ठीक है, या कोई ऐसा होता था जो एक बार में गायब होके अचानक से दूसरे स्थान पे मिलता था, या एक राक्षस है जो एक साथ 4-4, 5-5 स्थानों पे दिख रहा है। तो ये सब शक्तियाँ कैसे आती थी उनमें? ये सब शक्ति आती थी पारद के प्रयोग से। वो पारद में ऐसे संस्कार करते थे, पारद के ऐसे योग बनाते थे जिनका सेवन करने से वो हवा में उड़ते थे, वो एक साथ कई स्थानों पर मौजूद रहते थे। उनकी दृष्टि ऐसी होती थी कि वो किलोमीटर्स, माइल्स तक दूर तक वो देख सकते थे, ठीक है। उनके कान किलोमीटर्स तक दूर से कोई बात बोल रहा है वो भी सुन लेते थे। उनकी दृष्टि इतनी दिव्य हो जाती थी कि वो स्वर्ग नरक सब नाप लेते थे, सब देख लेते थे। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? देहवाद में। और चिकित्सावाद जो अपन करते हैं, पारद के चिकित्सकीय प्रयोग के बारे में, पारद के ऐसे योग जिनसे अपन रोगों को, बुढ़ापे को, इन सबको दूर करते हैं, ठीक है, जरा व्याधि नाश करते हैं, वो सब चिकित्सावाद में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रस औषधियों की महत्ता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो रस या पारद से बनी औषधियाँ हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो उनकी इम्पोर्टेंस का मैंने वैसे आपको श्लोक भी बताया था, यहाँ पे हिंदी में बात करेगी वैसे तो, ठीक है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पे? जिस औषधि की मात्रा स्वल्प हो, यानी जो औषधि कम मात्रा में हो, एवं विपुल गुणों को प्रदान करने वाली हो, मतलब जो भी अपन को चाहिए उससे काम, चाहे रसायन रूप में उसको प्रयोग करना है, चाहे वो रोगों को दूर करने में उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो इन सब प्रयोगों को वो करने वाली हो, इन सब प्रयोगों में वो काम आने वाली हो, इस प्रकार की जो रस औषधि है वो श्रेष्ठ होती है। शीघ्रता से जिसका दीपन पाचन हो जाए, यानी जो औषधि जो है रस औषधि वो शीघ्रता से पच जाए, यानी उसका शीघ्रता से बॉडी में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो जाए, इस प्रकार से, ठीक है, वह रसौषधि श्रेष्ठ होती है। यहाँ पे श्रेष्ठ रसौषधि के बारे में बता रखा है कि कौन सी रसौषधि जो है श्रेष्ठ होती है, ठीक है। फिर आगे बता रखा है अल्प मात्रा में प्रयोग करने वाली, जो अरुचि को उत्पन्न नहीं करती है, जो शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ देती है, यानी जो शीघ्रता से जो है
स्वस्थता को प्रदान करने वाली होती है। अब एक चीज़ आपने प्रैक्टिकली पता नहीं देखी है नहीं देखी, जो प्रैक्टिस जिन्होंने करते देखा है डॉक्टर्स को, या मैंने भी कईयों को दी है रसौषधि अभी रिसेंटली, तो उनके मैं क्या इफ़ेक्ट देखता हूँ कि कास्ट औषधि जब तक चलाते हैं ना तब तक स्लो इफ़ेक्ट होता है किसी भी बीमारी में। जैसे फीवर में है, आप नॉर्मल दे दो, मतलब संशमनी वटी दे दो आप, ठीक है, आप है ना, और भी गिलोय वटी दे दो, ये सब चीज़ें जो चलती है ना, उनसे क्या होता है धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है। फिर साथ ही उसके साथ ही आनंद भैरव रस दे दिया किसी ने, त्रिभुवन कीर्ति रस दे दिया, तो वो जड़ जो 7 दिन में ठीक हो रहा था वही 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये रसौषधि का महत्व है, ठीक है, मतलब रसौषधि इतनी इफ़ेक्टिव काम करती है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि रसौषधि बहुत फास्ट एक्टिंग होती है, शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ देती है। असाध्य रोगों को भी दूर करना, क्या होता है कई बार कोई बीमारी जब ठीक नहीं होती तो रसौषधि क्या होती है एकदम फास्ट एक्टिंग होती है, तो कई बार असाध्य रोगों को भी वो ठीक कर देती है। अब रस है, पारद है, पारद से जब आप देह सिद्धि लोह सिद्धि प्राप्त कर सकते हो तो असाध्य रोग भी ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रसौषधियों द्वारा चिकित्सा करने पर दोष दूष्य देश काल अथवा रोग परीक्षा की आवश्यकता नहीं होना इसकी शक्ति को दर्शाता है। मतलब कोई रसौषधि कितनी मतलब इम्पोर्टेंट, कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है उसके बारे में यहाँ बता रखा है कि आपको रोगी के दो बल, रोग के बल, ठीक है, देश काल, इन सब के ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि आज के टाइम में ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती। क्यों? पहले के आचार्य जो रसौषधि बनाने की विधियाँ बता के गए ना, आज के टाइम में फार्मेसीज पूरी तरह उनको फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? पहले क्या होता था कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर चीज़ें रखते थे। वो टेम्परेचर कैसे गेन करते थे? जो गोबर के कंडे अपन बोलते हैं ना, छापा, तो वो उनका प्रयोग करके वो तैयार करते थे, या उनकी मिट्टी की अलग कोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो वो टेम्परेचर अलग तरीके का से गेन करते थे। आजकल क्या होता है, मफल फर्नेस होते हैं, सीधे 1200-1300 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, या किसी औषधि को बनाने के लिए 2000-2500 डिग्री टेम्परेचर तक चाहिए, तो तुरंत वो सीधे उस टेम्परेचर पे ले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो औषधि 3-3, 4-4, 5-5 दिन में तैयार हुआ करती थी वो आज कुछ घंटों में तैयार हो जाती है। अब जो आचार्य विधि बता के गए हैं, जो तरीके से वो बनती थी, जिस तरह से उनका पाक होता था, आज की डेट में वैसे उनका पाक नहीं होता है। आज की डेट में वो बहुत जल्दी पच जाती है, मतलब जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही होगा। तो इसलिए ये बात आज पूरी तरह लागू नहीं होती है। आज आप कोई भी रसौषधि देने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि फार्मेसी ने उसको कैसे तैयार किया है, और टाइम कितना लगा है, उसने कौन से ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए कौन से ग्रंथ का बेस बना के उस रसौषधि को बनाया है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसलिए ये बात नो डाउट बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली प्रूवन भी रही होगी, आचार्यों ने लिखी है, आप पुरुष ने किसी ने लिखी है, तो ये बात ज़रूर होगी। लेकिन आज की डेट में भी ये लागू हो, ये थोड़ा संशयात्मक है, इसमें डाउट है, ठीक है। तो इसलिए बात तो ये पावर बताने के लिए है कि हाँ रसौषधि की इतनी पावर होती है, और एक्चुअल में होती है। कई बीमारी जो कास्ट औषधि से ठीक नहीं होती वो रसौषधि से ठीक होती है, लेकिन फिर भी आज की डेट में रिस्क लेना सही नहीं है, ठीक है। तो रसौषधियों को यूज करते वक्त ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या आता है, सुसंस्कृत रस द्वारा चिकित्सा क्या कहलाती है? देवी चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा क्या होती है? जो अपन काष्ठ औषधियों द्वारा करते हैं, चूर्ण, स्नेह, कषाय, लेह, लेह मतलब अवलेह, जैसे च्यवनप्राश लेह है, तो लेहादि द्वारा जो चिकित्सा करते हैं वो मानुषी चिकित्सा कहलाती है। और जो शस्त्र कर्म द्वारा चिकित्सा अपन करते हैं, जैसे अग्नि कर्म हो गया, शार कर्म हो गया, शल्य कर्म हो गया, ये सब किस तरह की चिकित्साएं कहलाती है? आसुरी चिकित्साएं, ठीक है। ये अपने रसौषधियों की महत्ता हो गई। थोड़ा जल्दी हो रहा है शायद आप लोगों को, है ना, तो आप एक बार बता दीजिए कोई अनम्यूट करके, समझ में तो आ रहा है ना? इतिहास है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी निकाल रहा हूँ जी। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो इतिहास है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पारद है, वो समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत आज जैसे मैं पढ़ाने का तरीका यह है, आज आप पढ़ना है इस चीज़ को, कल मैं आपसे थोड़ा थोड़ा पूछूंगा, ठीक है। ऐसे अपन रोज़ क्या है, क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया करेंगे चीज़ें, और क्लास के एंड में जो क्लास का आज का पढ़ाया है उसको मैं ब्रीफ में एक बार बता दूंगा, जिससे आपको चीज़ें याद हो, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब रस रसायन का सिद्धांत, यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, रस और रसायन। रस के बारे में अपन ने बात करी ली थी, पारद, और रसायन क्या होता है? रसायन की एक परिभाषा आप पढ़ेंगे, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 पाद 1 में, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम, कि जो अपनी, आप जानते हैं
3 दोष 7 धातुएं और मल होते हैं अपने शरीर में। तो उत्तम प्रकार की धातुओं को प्राप्त करने के लिए जिन द्रव्यों का सेवन किया जाता है वो रसायन कहलाते हैं। तो जो रस रसायन का सिद्धांत है वो कुछ ऐसा बताता है कि जो ये रस है, पारद है, उसका अपन एज ए रसायन भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको संस्कारित करके उसको जो है अपने शरीर के उपयोग योग्य बना के अपन एज ए रसायन प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रसायन भी क्या आते हैं, रसायन की परिभाषा यद जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम, कि जिसके द्वारा जरा बुढ़ापा और व्याधि का नाश होता है वो रसायन है। ठीक है, और सेम चीज़ अपन पारद के लिए भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसके द्वारा रोग, जरा, ठीक है, और मृत्यु का नाश होता है उसे पारद या रस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु का नाश करने वाले को रस कहा गया है। जबकि शरीर के अंतर्गत प्रशस्त रस आदि धातुओं का निर्माण, पोषण व धातुओं की शिथिलता से उत्पन्न रोगों को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ हो उसे रसायन कहते हैं। ठीक है, फिर रसायन के यहाँ पे बता रखा है जिससे शरीर में ओज, कांति, तेज, वर्ण, उत्तम स्वर, नव यौवन आदि प्राप्त होते हैं, उस औषध द्रव्य को रसायन कहते हैं। अब यहाँ पे चरक चिकित्सा 1 में श्लोक आता है इससे रिलेटेड, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वय। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें करते हैं कि आयु की दीर्घता देता है, स्मृति को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, मेधा यानी जो अपनी इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने वाला जो होता है, आरोग्यम जो आरोग्य देने वाला होता है, तरुण जो नवयौवन देता है, इस प्रकार का जो द्रव्य होता है वो रसायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक यहाँ पे आ ही गया है चरक चिकित्सा 1 का, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण स्वरोदार्यम। तो दीर्घम आयु जो आयु की दीर्घता दे, आयु को 100 वर्ष या हज़ारों वर्ष तक जीने की शक्ति दे, स्मृति जो मेमोरी को बढ़ाए, मेधा जो इंटेलिजेंस को बढ़ाए, ठीक है, आरोग्यम जो आरोग्य देने वाला हो, तरुणम जो युवावस्था को बनाए रखे, वय तरुणम वय मतलब जो युवावस्था को बनाए रखे, बुढ़ापा नहीं आने दे, प्रभा वर्ण स्वरोदार्य प्रभा जो अपने शरीर की कांति होती है, ठीक है, उसको बनाए रखने वाला, उसको बढ़ाने वाला, वर्ण को बढ़ाने वाला, स्वर को जो है सही करता है, स्वर को जो है अच्छा रखता है, ठीक है, स्वर को जो श्रेष्ठ रखता है, ठीक है, उसको बढ़ाने वाला, देहेंद्रिय बलम परम जो देह है और इंद्रियों को बल देने वाला होता है। ठीक है, वाक सिद्धिम जो बोलने में सिद्धि प्रदान करता है, मतलब जो बोले वो सत्य हो जाए ऐसा, तो वाक सिद्धिम, प्रणतिम कांतिम लभते ना रसायनत, कि इन सबको देने वाला क्या होता है, रसायन होता है। फिर रसायन की परिभाषा दे दी, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम, कि उत्तम रसादि धातुओं को प्राप्त करने का जो साधन होता है, जो औषध द्रव्य होता है, उनको रसायन कहते हैं। रस से द्रव्य का बोध होता है, जबकि रसायन से गुण धर्म का, ये इसमें डिफरेंस है रस और रसायन में। ठीक है, रस शास्त्र के समस्त उद्भिद, जंगम व खनिज से प्राप्त द्रव्यों में से अधिकतर द्रव्य रसायन गुण संपन्न होते हैं। अब चूँकि रसौषधि आकर अपन ने महत्व के बारे में पढ़ा था कि ऐसी होती हैं वो रोगी के बल, ठीक है, रोग के बल, देश काल, इन पे डिपेंड नहीं करती है, इतनी इफ़ेक्टिव होती है। इफ़ेक्टिव कब होंगी, जब उनमें रसायन टाइप के गुण होंगे जो धातुओं को प्रशस्त करेंगी, दोषों को साम्यावस्था में लाएंगी, इस टाइप की होंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, रस द्रव्य संस्कारित होकर रसायन गुणों को उत्पन्न करते हैं। जो पारद आदि जितने भी द्रव्य हैं, इनको अगर अपन अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से संस्कारित करें तो ये एज ए रसायन भी यूज़ किए जा सकते हैं। यही रस रसायन का सिद्धांत है। ठीक है, ये चीज़। अब अपन एक बार रसेश्वर दर्शन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार क्लास वापस ज्वाइन करेंगे। जो बचा कुछ टॉपिक है इतिहास का वो आज कवर करेंगे। फिर एक बार मैं आपको ब्रीफ में जो अब तक पढ़ाया है उसको मैं समझा दूंगा और आज की क्लास एंड करेंगे। अब आता है रसेश्वर दर्शन। ठीक है, तो रसेश्वर दर्शन दो चीज़ों से मिलकर बना है, रसेश्वर और दर्शन। तो यहाँ पे रसेश्वर को अपन एक बार टुकड़ों में बांटे। एक बार अपन वापस ज्वाइन करते हैं, रसेश्वर दर्शन दोबारा क्लास ज्वाइन करके उसमें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, बीच में अगर क्लास एंड हो जाए तो टॉपिक बीच में डिस्टर्ब होगा, इसलिए, है ना। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अभी वापस ज्वाइन होना है। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं।